हेलो फ्रेंड्स। हम अभी नई प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब की भौतिक विशेषताएं। किसी भी जगह का इतिहास बहुत हद तक उसके भूगोल से प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी जगह का इतिहास जानने से पहले उसके भूगोल का अध्ययन करना जरूरी माना जाता है। भूगोल के अध्ययन से ही हम उन परिस्थितियों को समझने में कामयाब हो सकते हैं जिन्होंने वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया हो। रिचर्ड हैकलुइड की बात करते हैं कि वो लिखते हैं कि इतिहास के दो स्तंभ हैं। वो लिखते हैं कि Geography and chronology are the two eyes of history, the sun and moon of history, its right eye and its left eye। वो तो ऐसे सूरज और चंद्रमा की भांति मानते हैं कि इतिहास के लिए एक उसकी दाईं आंख है, एक उसकी बाईं आंख है। डॉक्टर बीपी सक्सेना ने लिखा है कि पंजाब भारत का ही छोटा रूप है। यह भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के निर्माण वाला स्थान है। मतलब कि जो भी पंजाब की घटनाएं हैं वो भारत, खास तौर से उत्तरी भारत को उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। तो हम बात करते हैं कि इसके भौगोलिक विशेषताओं की। सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास में अलग अलग समयों पर पंजाब का नाम जो है ये भी बदलता रहा है। पंजाब का फारसी भाषा के दो शब्द हैं, पंज और आब। पंज का मतलब है पांच, आब का मतलब है नदियां। तो ये इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका मतलब है कि पांच नदियों का प्रदेश। लेकिन इतिहास में अलग अलग समयों पर इसका नाम जो है वो भी बदलता रहा है। ऋग्वैदिक काल में इसे सप्त सिंधु कहा जाता था। तब यहाँ पर 7 नदियां बहती थीं, जिनमें जैसे कि अब 5 नदियां जो हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। लेकिन उस टाइम इसे 7 नदियों का देश क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके 2 नदियां, सिंध नदी और एक साइड में सरस्वती नदी ये भी थी। सरस्वती नदी तो अब लुप्त हो चुकी है और सिंध नदी जो है ये इसका एंड बॉर्डर जो है, आखिरी सरहद जो है, उसे माना जाता है। महाकाव्यों और पुराणों में इसे पंचनद कहकर संबोधित किया गया है। यूनानियों ने इसे नाम दिया पेंटापोटामिया। पोटामियो का मतलब दरअसल है नदी, और पेंटा जो है ये ग्रीक जो गिनती है उसमें इसका नाम लिया जाता है। जैसे कि 2 के लिए ये डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए रेक्टा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए सेक्सा। तो जिस तरह से आप लोगों ने ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा कि ट्रायंगल है या ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो इसी तरह से पेंटा जो है, पेंटागन, ये भी हम पढ़ते रहे हैं। तो पेंटापोटामिया 5 नदियों का देश। टक कबीले ने कुछ समय के लिए पंजाब के कुछ हिस्से पर राज्य किया और उनके आधार पर इसे टक देश का नाम दिया गया। मध्यकाल में इसे लाहौर सूबा कहा जाता था। अकबर ने इसे 2 हिस्सों में बांटा क्योंकि बहुत बड़ा प्रांत था, तो उसने प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटा, एक लाहौर सूबा और दूसरा मुल्तान सूबा। महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में उसके साम्राज्य को लाहौर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जबकि अंग्रेजों ने इसे पंजाब प्रोविंस या पंजाब सूबे का नाम दिया। अब देखिए कि पंजाब की सीमाएं जो है ये भी लगातार बदलती रही है, एक समान नहीं रही। जैसे आपको अभी बताया है
कि ऋग्वैदिक काल में सिंध नदी इसकी पश्चिमी सीमा और सरस्वती नदी इसकी पूर्वी सीमा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को पराजित किया तो उसके साथ एक संधि हुई थी और इस संधि के मुताबिक उसने बलोचिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ प्रदेश मौर्य शासक को दिया था और उसे उसने अपने उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ मिला दिया और इस तरह से पंजाब की सीमा जो है ये काफी ज्यादा विस्तृत हो गई, जिसमें बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के भाग भी शामिल हो गए। टक शासकों के समय में इसकी सीमाएं जो है वो सिंध नदी से ब्यास नदी तक सीमित थी। रंजीत सिंह के जमाने में उसके राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित की गई सतलुज नदी को और 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि पंजाब ने मुख्य भूमिका निभाई थी, अंग्रेजों का काफी समर्थन किया था, इसलिए दिल्ली और हिसार को पंजाब के साथ मिला दिया गया। लेकिन 1901 ईस्वी में पंजाब का विभाजन जो है ये शुरू हुआ। लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एक नया प्रांत इसने बनाया जिसमें पंजाब के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को काटकर इसके साथ जोड़ दिया गया। इसी तरह से 1911 ईस्वी में जब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो दिल्ली को भी पंजाब से अलग कर दिया गया। 1947 ईस्वी में पंजाब का विभाजन हुआ दो हिस्सों में, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब जो था ये पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब के इलाके जो थे वो भारत के साथ जुड़ गए। 1966 में पंजाब का एक बार फिर से विभाजन हुआ जब हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके थे उन्हें हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, एक अलग प्रांत बना दिया गया, जबकि बांगर एरिया आगे हम बात करेंगे घग्गर नदी से आगे का यमुना नदी के बीच का प्रदेश जो था इसे हरियाणा बना दिया गया। अब हम देखते हैं कि इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स। 1947 ईस्वी से पहले का इतिहास जो है और इसका भूगोल जो है उसका चूंकि हमने अध्ययन करना है तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि इसका नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश जो है इसका ये 23 डिग्री 2 और 35 डिग्री 2 के बीच में निर्धारित किया गया है। उत्तरी पूर्वी लैटिट्यूड जो है ईस्टर्न लैटिट्यूड ये 69 डिग्री 35 और 78 डिग्री 35 के बीच में निश्चित किया गया। इसका एरिया 1947 ईस्वी में जब पंजाब का विभाजन पहली बार बड़े स्तर पर हुआ तो इसका एरिया जो है क्षेत्रफल जो है वो 1,44,436 वर्ग मील एरिया था, किलोमीटर नहीं है, ये वर्ग मील है। और 1901 ईस्वी के सेंसस के आधार पर इसकी जनसंख्या जो है उसे निर्धारित किया गया था लगभग 2.5 करोड़ के करीब, 2,47,54,737 और ये भारत की कुल जनसंख्या का 1/12 हिस्सा था। अब आप ये देखें कि 1901 ईस्वी के सेंसस रिपोर्ट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा एरिया जो था वो 1901 ईस्वी में था और इस सेंसस के बाद इसका विभाजन जो है वो शुरू हुआ था और जैसे आपको बताया कि उत्तर पश्चिमी इलाकों को इससे अलग कर दिया गया था। पंजाब को एक त्रिकोणी भूमि का टुकड़ा जो है ये माना जाता था जिसके इर्द गिर्द उत्तर में महान हिमालय का क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरथार की पहाड़ियां थीं, दक्षिण में थार का रेगिस्तानी इलाका था और पूर्व में इसके यमुना नदी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर यह है कि पंजाब का समुद्रों के साथ कोई भी संपर्क नहीं रहा। समुद्र जो है उससे काफी दूरी पर पंजाब की स्थिति बनी रही। अब हम इसके पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं। पंजाब के उत्तर में चीन,
उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में बलूचिस्तान, दक्षिण में सिंध और राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। अब इनका प्रभाव जो है ये भी पंजाब के ऊपर निरंतर तौर पर पड़ा। जैसे कि आप देखिए कि उत्तर की अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने अगर पंजाब पर आक्रमण करना है तो उसे हिमालय पार करना पड़ेगा, लेकिन हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय श्रृंखलाएं जो बर्फ से ढकी रहती थी, इन्हें पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इसलिए चीन की ओर से पंजाब हमेशा सुरक्षित रहा। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, और आगे हम इसका अध्ययन करेंगे कि इस दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर से पंजाब हमेशा आक्रमणों का शिकार रहा। इसी तरह से आप देखिए कि दक्षिण की अगर हम बात करें तो सिंध और राजस्थान के क्षेत्र, लेकिन ये रेगिस्तानी इलाके थे, ना तो पंजाब के किसी भी शासक ने इस दिशा की ओर बढ़ने की कभी योजना बनाई, ना ही उधर से कभी इस दिशा में कोई आक्रमण हुए। तो इस तरह से इन दिशाओं से, और पूर्व की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश नॉर्मली शांत क्षेत्र रहा और इसका आक्रमण जो है इस दिशा से पंजाब पर कभी भी नहीं हुआ। तो इन दिशाओं से तो पंजाब हमेशा सुरक्षित रहा, लेकिन उत्तर पश्चिम की ओर से पंजाब को लगातार आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। अब भौगोलिक तौर पर अगर हम पंजाब का विभाजन करें तो 3 हिस्सों में करते हैं। पहला है हिमालय और सुलेमान की पर्वतीय श्रेणियां, दूसरा है सब माउंटेनियस रीजन यानी कि उप पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा है मैदानी इलाका। अब सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेनियस रेंजेस ऑफ हिमालयस एंड सुलेमान। इसमें सबसे पहले हिमालयस की बात करते हैं। अब हिमालयस को अगर हम देखें तो उत्तर में ये इलाका जो है ये स्थित है, हिमालयस। ये संस्कृत के 2 शब्द हिम और आलय के मेल से बना है। हिम का मतलब है बर्फ और आलय का मतलब है घर। तो हिम और आलय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। तो इसकी श्रृंखलाएं जो हैं हिमालय की, ये पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली हुई है और इसकी लंबाई जो है ये लगभग 2500 किलोमीटर मापी जाती है और इसकी चौड़ाई जो है ये 250 से 300 किलोमीटर के दरमियान स्थित है। जहां तक ऊंचाई का सवाल है तो ऊंचाई के आधार पर इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ग्रेट हिमालयस यानी कि विशाल हिमालय, जिसमें जो समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई जो है ये 20,000 फीट मानी गई है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हिमालय के इसी भाग में आते हैं। मध्य हिमालय 10,000 फीट से 20,000 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मानी जाती है और पंजाब के उत्तर का बहुत सारा इलाका जो है वो इसी श्रेणी में आता है। जबकि पंजाब का बहुत सा पहाड़ी इलाका जो है, मतलब जिसमें आजकल हम हिमाचल प्रदेश देखते हैं, ये शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है और इसकी ऊंचाई जो है वो 4,000 फीट से 5,000 फीट वेरी करती है। 4,000 फीट से 5,000 फीट तक है। अब हिमालय का अगर हम महत्व देखें तो ये कहेंगे कि इस दिशा से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी नहीं आया, कारण कि ऊंची ऊंची पहाड़ी बर्फ की जो चोटियां हैं, बर्फीली चोटियां, इन्हें पार करना किसी भी आक्रमणकारी के लिए संभव नहीं था। दूसरा है कि पंजाब में जो हम नदियां देखते हैं कि सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, इन नदियों का मूल स्रोत जो है वो हिमालय है।
क्योंकि यहाँ पर बर्फ जब पिघलती है तो ये धीरे धीरे करके इस अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ये नदियां जो हैं उनके पानी का स्रोत जो है ये हिमालय को माना गया है। यहाँ पर बहुत सारे जंगल भी मौजूद हैं और ये जंगल जो हैं इनसे पंजाब को लकड़ी और जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है। और ये लकड़ी जो है इसका महत्व इस बात में है कि प्राचीन और मध्यकाल में लकड़ी से संबंधित बहुत सारे उद्योगों के लिए जो लकड़ी चाहिए होती थी वो हमें यहाँ से प्राप्त होती थी। इसके अलावा पंजाब में बारिश का स्रोत जो है वो भी हिमालय को ही माना जाता है। और ये स्रोत जो है ये किस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय की, और जब ये मानसून की हवाएं इनसे हिमालय से टकराती थी तो पंजाब को बारिश जो है ये प्रदान करती थी। इसके अलावा उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं आती थी उन्हें भी हिमालय रोकता था। और सबसे बढ़कर पंजाब जो है इसकी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र जो है ये भी हिमालय के इलाकों में ही स्थित है। अब दूसरी की बात हम करते हैं रेंजेस ऑफ सुलेमान एंड किरथार। सुलेमान और किरथार की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं पंजाब के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं और इसमें बहुत से दर्रे मौजूद हैं। ये दर्रे कौन से? खैबर है, बोलान है, टोची है, गोमल है, बहुत सारे दर्रे जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। दर्रे एक्चुअली क्या होते हैं? पहाड़ी रास्ते जो होते हैं, पहाड़ों के बीच में जो रास्ते बनते हैं उन्हें दर्रे कहा जाता है। और ये दर्रे जो हैं इनसे हम देखेंगे बहुत हद तक प्रभावित किया है इन दर्रों ने पंजाब के इतिहास को। क्योंकि प्राचीन काल से ही जितने भी विदेशी हमलावर आए वो सब हमलावर आर्यों से लेकर हम बात करेंगे, आर्य आए, यूनानी, इनके अलावा सिथियन हैं, ईरानी हैं, मंगोल, हून आए, शक आए, शक, कुशान, हून, इनके बाद अरबों के बाद ये तुर्क, मुगल, मंगोल, अफगान, ये सभी हमलावर जो हैं वो इन्हीं दर्रों के रास्ते से आए थे। अब पंजाबी लगातार हमलों का मुकाबला कर रहे हैं और बार बार अगर कोई काम किया जाए तो उसमें आदमी अभ्यस्त हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है। तो पंजाबी जो हैं वो लगातार हमलों का मुकाबला करने से एक तो बहादुर योद्धा बन गए और दूसरा वो उत्साही, काफी हौसला वो उनमें काफी उत्साही वो हुए। इसके अलावा ये इलाका जो है, चूंकि यहाँ पर दर्रे मौजूद थे तो ये सिर्फ विदेशी हमलावरों को ही यहाँ आने का न्योता नहीं देते थे, बल्कि मध्य एशिया के साथ व्यापार का भी ये मुख्य रास्ता बना। इसके अलावा जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उन्हें भी काफी हद तक इन्होंने प्रभावित किया, क्योंकि जैसे आपको बताया कि विदेशी यहाँ पर लगातार आ रहे थे, व्यापारी आ रहे थे, तो नेचुरल है कि वो अपने साथ जो उनकी सांस्कृतिक कोई कारनामे हैं वो यहाँ आकर शेयर करते थे। यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक विशेषताओं को उन्होंने अपनाया, उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को यहाँ के लोगों ने अपनाया। तो जिसे हम सिंथेसिस ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति का सुमेल जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विकसित हुई। आगे सब माउंटेनियस रीजन की बात करेंगे, उप पर्वतीय क्षेत्र की। ये शिवालिक की पहाड़ियों और मैदानी इलाकों के बीच का इलाका जो है उसे हम देखते हैं, उसे मानते हैं कि ये सब माउंटेनियस रेंजेस है, उप पर्वतीय क्षेत्र है। और इसके औसत ऊंचाई जो है वो 1000 से 3000 फीट समुद्र तल से मानी जाती है। ये खंड जो है ये बहुत उपजाऊ नहीं है। कारण ये है कि यहाँ की जमीन जो है वो पथरीली है।
और चूंकि ज़मीन पथरीली है तो निश्चित रूप से ना तो ये खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुई और ना ही यहाँ पर कोई उद्योग विकसित हो सके। नतीजा कि यहाँ पर हम कोई भी आर्थिक गतिविधि या उपलब्धि जो है बड़े हद तक वो नहीं देखते, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये स्लैंटिंग है, ये ढलान वाली है, जिस कारण पहाड़ों से जो मिट्टी आती थी, ये नदियां लेकर आती थी, तो ये मिट्टी जो है ये यहाँ पर टिक नहीं पाती थी और ये नीचे को बह जाती थी, जिस कारण यहाँ पर कृषि जो है वो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बन नहीं सकी। लेकिन ये इलाका जो है इसे निश्चित रूप से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हम मानेंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में और मैदानों के ये बीच में स्थित था, और चूंकि ये इलाका बीच में स्थित था पहाड़ों और मैदानों के, तो यह व्यापारिक गतिविधियां जो हैं यहाँ पर काफी ज्यादा चली। नेचुरल ब्यूटी और टूरिज्म का ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा केंद्र जो है इसे माना जाता है। होशियारपुर का जिला, कांगड़ा घाटी, होशियारपुर, गुरदासपुर जिले और अंबाला जिले के भी कुछ भाग, क्योंकि पुराने अंबाला की हम बात कर रहे हैं, कि उसके कुछ भाग जो है वो यहाँ पर स्थित थे। आगे मैदानों की बात करेंगे। मैदान, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, सीधा हिस्सा जमीन का, तो हिमालय से जो नदियां बहकर आती थी इस इलाके से, एक तो नदियों की रफ्तार जो है वो काफी धीमी हो जाती थी और उनके साथ जो मिट्टी आती थी वो भी इर्द गिर्द यहाँ फैलती थी, जिस कारण यह इलाका जो है काफी ज्यादा उपजाऊ रहा। और चूंकि ये इलाका उपजाऊ था तो निश्चित रूप से कृषि के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहा, और ये इलाका जो है व्यापार के लिए भी बहुत ज्यादा सूटेबल था, क्योंकि व्यापार के लिए भी यहाँ परिस्थितियां जो थी वो काफी ज्यादा अनुकूल रही। जहां तक जनसंख्या का सवाल है तो ये काफी, जिसे हम कह सकते हैं कि सघन जनसंख्या, डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका रहा। अब इनकी जो ढलान है वो एक निश्चित तौर पर है, ये नहीं है कि पहाड़ों की तरह जैसे हम देखते हैं कि बड़ी तेज ढलान वो मैदानों में नहीं देखी जा सकती, जिस वजह से हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि लाहौर और अमृतसर तो समुद्र तल से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन दक्षिण पश्चिम में स्थित मिठनकोट का इलाका जो है वो सिर्फ 220 फीट की ऊंचाई पर है। तो मतलब ये कि लाहौर अमृतसर से ढलान जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है, और आप ये भी देखिए कि दक्षिण पश्चिम की ओर चूंकि ये ढलान जा रही है, इसका लाभ जो है वो यहाँ पर नदियां जो हैं उन्हें भी मिला है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि नदियों का फ्लो जो है, अगर हम मैदानों में नदियों का फ्लो देखें तो वो पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही हैं, लेकिन यही अगर ये उत्तर की ओर, इनका पूर्व की ओर बहाव होता, दक्षिण पूर्व की ओर बहाव होता, तो हमारे इतिहास की रूपरेखा भी बदल चुकी होती। इसका मतलब ये होता है कि ये इलाके जो हैं ये उपजाऊ नहीं रहते। तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम का, यही हम नदियों का जहां तक सवाल है उसका एक अंतर देखते हैं। बाकी है कि पंजाब के मैदानों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। दुआब का इलाका है, मालवा का इलाका है, बांगर या हरियाणा का इलाका है, और रेगिस्तानी इलाका। पहले हम दुआबों की बात करेंगे। दुआब का इलाका जो है ये पंजाब का बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है।
दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का इलाका। तो चूंकि 5 नदियां यहाँ बहती हैं, एंड में पश्चिम की ओर सिंध नदी है, तो उस आधार पर इसे 5 दुआबों में बांटा गया है। ब्यास और सतलुज के बीच का जो इलाका है उसे बिस्त दुआब का नाम दिया गया है। जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला वगैरह इसी दुआब में आते हैं। ब्यास और रावी के बीच के इलाके को बारी दुआब का नाम दिया गया है। इसमें अमृतसर और गुरदासपुर के प्रदेश जो हैं इसी में आते हैं। इसे माझा भी कहा जाता है। माझा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पंजाब के मध्य में स्थित था या स्थित है। अब तो पाकिस्तान वाला पंजाब जो है उसकी बात हम अगर करें तब तो ये पंजाब के बीच में आना था इसने। अदरवाइज आज के अगर पंजाब की बात करें तो ये उसके बीच में तो नहीं आता, बिल्कुल एंड में है पंजाब के। लेकिन चूंकि पुराने समयों में ये पंजाब के सेंटर में था, इसी कारण इसे माझा नाम दिया गया है और ये नाम जो है ये आज भी प्रचलित है। रावी और चिनाब नदियों के बीच के इलाके को रचना दुआब का नाम दिया गया है। गुजरांवाला और शेखुपुरा दोनों पाकिस्तान के, ये दुआब भी अब पाकिस्तान में है। तो गुजरांवाला और शेखुपुरा का इलाका जो है इसके मुख्य केंद्र रहे हैं। चिनाब और झेलम नदियों के बीच के प्रदेश को चज दुआब का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में ही गुजरात और शाहपुर के इलाके, इसी नगर जो है वो इसी में आते हैं, इसी दुआब में आते हैं। जबकि झेलम और सिंध नदियों के बीच के प्रदेश को सिंध सागर दुआब कहा जाता है और इसका प्रसिद्ध नगर जो है वो रावलपिंडी है। अब सतलुज से हम घग्गर नदियों के बीच की बात करें तो इस प्रदेश को मालवा का नाम दिया गया और यहाँ के लोगों को मलवई कहा जाता है। इस प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध नगर लुधियाना, सरहिंद, पटियाला, नाभा, बठिंडा वगैरह वो इसी में आते हैं। मलेरकोटला वगैरह वो सारे इलाके जो है वो इसी में आएंगे। बांगर इलाका जो है यह घग्गर और यमुना नदियों के बीच का प्रदेश है, इसे हरियाणा भी कहा जाता है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, हिसार वगैरह इलाके इसी में आते हैं। जबकि पंजाब के दक्षिण पश्चिम के प्रदेश को वो रेगिस्तान आते हैं यहाँ पर, और सिंध, मुल्तान, बहावलपुर वगैरह का प्रदेश जो है वो इस क्षेत्र में आएगा। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ की मिट्टी की और यहाँ की खेती की, उपज की। तो सारे पंजाब की जमीन जो है वो एक समान नहीं है। अब हिली ट्रैक्ट्स अगर हम देखें या कंडी इलाका देखें तो यहाँ की जमीन जो है इसे इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं माना जाता। लेकिन मैदानों की जमीन जो है ये बहुत उपजाऊ है। जहां तक रेगिस्तानों की जमीन का सवाल है तो ये रेतीली है। तो रेतीली जमीन जो है ये भी कई तरह के खेती के लिए इसे लाभदायक माना जाता है। तो जहां तक खेती का सवाल है, उपज का सवाल है, तो यहाँ पर कई तरह की खेती जो है, आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर तरह की खेती जो है यहाँ पर संभव है। और देश का ये एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा है जहां पर लगभग हर तरह की कृषि जो है ये संभव है। अब देखिए कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज की डेट में, अगर हम आज की तारीख की बात करें तो नागपुर का संतरा अगर फेमस है तो पंजाब में संतरे की ही एक किस्म किन्नू वो बहुत ज्यादा उसकी उपज होती है। लेकिन किन्नू जो है ये भी सारे पंजाब में नहीं होता। किन्नू के लिए जो लाभदायक क्लाइमेट या जमीन है वो जिले होशियारपुर हैं, गुरदासपुर हैं या अबोर वगैरह साइड जो है वो इसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हैं। मतलब ये है कि हर जगह पर हम देखते हैं कि हर तरह की
फसल जो है ये संभव है। और यहाँ पर आप देखिए कि गेहूं भी हो सकता है, कपास भी पैदा की जाती है, ज्वार, बाजरा, चावल, गन्ना, नील, संतरा, सेब, अनार, आम, लीची, अंजीर, बादाम, तुलसी, नीम, कीकर, चील, चाय वगैरह, हर तरह की आवश्यक चीजें जो है ये हमें आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। और जैसे अभी आपको बताया है कि ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां पर ये सभी वस्तुएं जो हैं इनकी पैदावार संभव हो। आगे हम बात करेंगे जलवायु की। तो जैसे यहाँ की ज़मीन, यहाँ की मिट्टी एक जैसी नहीं है, इसी तरह से यहाँ की क्लाइमेट भी एक जैसी नहीं है। पहाड़ी इलाके जो हैं वो तो गर्मियों में भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड मिलती है, जबकि मैदान जो हैं ये गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं। और इसका कुछ हिस्सा जो है, कुछ कारण जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी उत्तरार्ध जो है, भूमध्य रेखा का उत्तरार्ध, उसे भी माना जाता है। इसका कारण है कि पंजाब जो है ये भूमध्य रेखा के उत्तरार्ध में स्थित है। और भौगोलिक तौर पर अगर हम देखें तो इसका जो भाग भूमध्य रेखा से जितना दूर हटता जाएगा वहां का मौसम जो है उसमें उतनी ही अति आती जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि कुछ प्रदेश जो हैं वो जितना उससे दूरी पर स्थित होगा वहां पर वो अति जो है उतनी ज्यादा दूरी के आधार पर वो आती जाएगी। अगर हम वर्षा की बात करें तो देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले में यहाँ बारिश जो है वो भी कम होती है। कारण इसका ये है कि पंजाब जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बारिश करने वाली हवाएं जो हैं जैसे कि मानसून हवाएं जो हैं ये समुद्र से उठती हैं, और यहाँ चूंकि समुद्र है नहीं तो वो उठते हुए यहाँ तक आते आते उनका दबाव जो है, प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, और इसी वजह से इस क्षेत्र में बारिश जो है ये कम होगी। तो ये हम बात करेंगे कि यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक आधार पर बहुत सी भिन्नताएं जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं। और लतीफ़ ने, एस.एम. लतीफ़ ने तो यहाँ तक लिखा है कि पूर्व के किसी भी देश में प्राकृतिक विशेषताओं में इतनी भिन्नताएं नहीं मिलती जितनी कि 5 नदियों के इस देश में मिलती है। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी ज्योग्राफिकल फीचर्स के ऊपर। तो आपको पसंद आई होगी तो आप इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और साथ ही साथ इसे आप सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप ये अपना क्वेश्चन जो है ये लिख सकते हैं, तो आपको उसका जवाब जो है वो भी उसमें दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।